फटाफट निपटा ले ये काम। कार्ड से लेकर फास्ट टैग अप्रैल से हो रहे हैं बड़े बदलाव। योगी आदित्यनाथ करेंगे डाइवर्ट। रमेश बोले 5 अप्रैल को जारी करेंगे घोषणा पत्र, भाजपा पर किया कटाक्ष। आज नहीं होगा एचडीएफसी बैंक में ये काम, सैलरी और पेमेंट्स में भी हो सकती है देरी। 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर होगा महंगा, जाने टोल टैक्स में कितनी होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आज हो सकते हैं 5 बड़े बदलाव। मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है और अब जल्द ही नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं और 1 अप्रैल से भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड, आईपीएफओ, फास्ट टैग जैसे कई बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आपको 1 अप्रैल से होने जा रहे इन बदलावों के बारे में पहले से जानकारी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप अपने सभी काम 31 मार्च तक निपटा सकते हैं। इसके बाद आपको इन बदलावों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आइए आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल से होने जा रहे बदलावों के बारे में। सरकार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन कई बार बढ़ा चुकी है। फिलहाल 31 मार्च 2024 को आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख है। अगर 31 मार्च से पहले आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो पैन और आधार कैंसिल हो सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपको कई तरीके की परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको 1000 रुपये के जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप 31 मार्च 2024 से पहले अपने पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक करवा लें, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने के बाद क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने तय हैं। इनमें एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम 1 अप्रैल 2024 से बदल जाएंगे। नए नियमों के अनुसार क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर अब रिवॉर्ड पॉइंट नहीं जारी किए जाएंगे। कई अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर भी ये नियम 15 अप्रैल 2024 से लागू हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव भी होने जा रहा है। अब नौकरी बदलने की स्थिति में कर्मचारी आईपीएफओ खाता खुद ब खुद नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। पहले खाता धारकों की रिक्वेस्ट पर ही खाते को ट्रांसफर किया जाता था। योगी आदित्यनाथ हाथरस जिले में आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुका है। सीएम के आगमन की दृष्टिगत आम जनमानस की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए 1 अप्रैल को जिले में रूट परिवर्तित रहेगा। 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस शहर के आगरा रोड स्थित अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे। सीएम के आगमन पर 1 अप्रैल सुबह से ही कार्यक्रम समाप्ति तक हाथरस शहर के सभी प्रकार के भारी वाहन, ट्रक, ट्रॉला, डीएसएम, कैंटर, ट्रैक्टर और आदि वाहनों को मध्यम हल्के लोडर वाले वाहनों पर प्रवेश पर रोक रहेगी। कार और रोडवेज बस आदि वाहनों का आवश्यकता अनुसार आगमन रहेगा। हाथरस में प्रवेश करने वाले बड़े और मध्यम वर्ग के वाहन नगला थाना हाथरस से बाईपास होते हुए अन्य मार्ग के लिए आवागमन करेंगे। हाथरस शहर की तरफ से आने वाले ये वाहन बस स्टैंड होते हुए डीआरबी तिराहा से आवागमन करेंगे। पुलिस चौकी आगरा रोड कोतवाली हाथरस से आगे सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस और अन्य आम जनमानस की सेवाओं संबंधित वाहनों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करी जाएगी। लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल जोर लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा की कि 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने भाजपा के अंतिम क्षण में घोषणा पत्र समिति के गठन पर भी कटाक्ष किया। आपको बता दें कि भाजपा ने शनिवार को घोषणा पत्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 संसदीय
समिति की घोषणा करी है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि हमने 16 मार्च को अपना 5 न्याय और 25 गारंटी जारी करी है। देश भर में 8 करोड़ गारंटी कार्ड वितरित करने के लिए हम 3 अप्रैल से घर घर गारंटी अभियान शुरू करेंगे। घोषणा पत्र 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। हमने अपने घोषणा पत्र में उन हजारों सुझावों को भी शामिल किया है जो हमें ईमेल और आवाज भारत की वेबसाइट के माध्यम से भेजे गए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता की आवाज को दर्शाता है। इसके अलावा रमेश ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र केवल बक्सों पर टिकट लगाने की एक प्रक्रिया मात्र है। इससे साबित होता है कि पार्टी कैसे जनता की अवमानना कर रही है। इससे यह साबित होता है कि कैसे भाजपा जनता की उम्मीदों को नजरअंदाज कर रही है। भाजपा आयकर नोटिस भेजकर कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कांग्रेस ना तो डर रही है और ना ही धीमी हो रही है। हम तैयार हैं, हम जीतेंगे। राजनाथ के अलावा समिति में निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र पटेल, हेमंत बिस्व शर्मा, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, जुएल ओरम, रविशंकर प्रसाद, सुनील मोदी और विनोद तावड़े मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 20 सांसदों वाली मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी। तब उनके कमान तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई थी। इस बार भी उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि भाजपा अप्रैल के दूसरे हफ्ते में घोषणा पत्र जारी करने की योजना बना रही है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़े लेंडर HDFC बैंक के लिए जरूरी खबर है। बैंक का कहना है कि नए फाइनेंशियल ईयर के पहले यानी कि अप्रैल को उनकी नेफ्ट सर्विस बंद रह सकती है। बैंक इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दे चुका है। उसका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण NFC सर्विस में रुकावट आ सकती है। इसलिए ग्राहकों को सोमवार यानी कि 1 अप्रैल को NFT के जरिए पैसा भेजने से बचना चाहिए। हालांकि कुछ चुनिंदा ग्राहकों के लिए NFT की सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन इसमें भी देरी हो सकती है। अगर आपको 1 अप्रैल को NFT ट्रांसफर करने के जरिए सैलरी या अन्य पेमेंट्स मिलती हैं तो इसमें देरी हो सकती है। बैंक का कहना है कि उनके कस्टमर 1 अप्रैल को NFT के बजाय IMPS और RTGS UPI के से लेन देन कर सकते हैं। ग्राहकों को भेजे गए ईमेल से बैंकों ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से जुड़ी प्रोसीजर्स के कारण 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन में देरी हो सकती है और ये उपलब्ध नहीं रहेगी। बैंक ने साथ ही एक कस्टमर केयर नंबर भी साझा किया है। उनका कहना है कि किसी तरीके से असुविधा होने पर ग्राहक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन सारे बैंक खुले नहीं रहेंगे। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक ईयर अकाउंट्स क्लोजिंग के कारण कई राज्यों में 1 अप्रैल को बंद भी रहेंगे। मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, बंगाल, हिमाचल प्रदेश और मेघालय छोड़कर बाकी अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसलिए सोमवार को बैंक जाने से पहले हॉलीडे की लिस्ट जरूर देख लें। इसके साथ ही RBI ने 2000 रुपए के नोट को जमा करने और बदलने की सुविधा भी नहीं दी है। 2 अप्रैल से ये सुविधा फिर से चालू करी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 5वें चरण यानी कि 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 5वें फेज में 39 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसका नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को जारी होगा। 3 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 4 मई को नामांकन पत्र की जांच होगी। 6 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। 20 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी समेत देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का, 7 मई को तीसरे चरण का, 13 मई को चौथे चरण का, 20 मई को 5वें चरण का, 25 मई को छठे चरण का और 1 जून को
7वां यानी कि आखिरी चरण का मतदान होगा। लखनऊ सीट प्रदेश की हॉट सीटों में है क्योंकि यहां से देश की गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह फिर से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने सपा के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा टाल ठोक रहे हैं। सियासत में अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में जब बात हो उत्तर प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी लखनऊ राजनीति का हॉटस्पॉट बन जाती है। लखनऊ से बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें टक्कर देने समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा गया है। जहां एक ओर राजनाथ सिंह भाजपा के वरिष्ठतम नेता माने जाते हैं तो वहीं रविदास मेहरोत्रा सपा के कद्दावर नेता है। लिहाजा लखनऊ लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद ही रोचक होने वाला है। लखनऊ बीजेपी का गढ़ माना जाता है क्योंकि यहाँ बीजेपी पिछले 8 लोकसभा चुनाव से जीतती आ रही है। 1991 से 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रहे हैं और एक बार लालजी टंडन 2014 और 19 से लगातार 2 बार राजनाथ सिंह सांसद रहे हैं। तीसरी बार फिर से बीजेपी ने राजनाथ सिंह पर ही भरोसा जताया है। लखनऊ सीट पर राजनाथ सिंह साल 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव से जीतते आ रहे हैं। 2024 के लिए कमर भी कस चुके हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल करे थे। तब उनके खिलाफ कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी मैदान में थी। उन्हें सिर्फ 2 लाख वोट ही मिले थे। वहीं 2014 में राजनाथ सिंह ने लखनऊ के 2,77,000 से ज्यादा वोटों की जीत दर्ज करी थी। आपको बता दें क्योंकि बीजेपी पिछले 8 लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है और 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी यहां से सांसद भी रह चुके हैं। लालजी टंडन भी एक बार सांसद रह चुके हैं और 2014-19 से लगातार 2 बार राजनाथ सिंह जी सांसद हैं। तीसरी बार फिर से बीजेपी ने राजनाथ सिंह पर ही भरोसा जताया है और लखनऊ सीट पर राजनाथ सिंह साल 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव से जीतते भी आ रहे हैं। 2024 से कमर कस चुके हैं। तब उनके खिलाफ कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी मैदान में थी, जिन्हें काफी ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अगर आपकी उम्र 1 अप्रैल 2024 तक 18 वर्ष हो रही है तो आप भी इन लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। देश में हो रहे 7 चरणों के चुनाव में पहले को छोड़कर शेष के 18 वर्ष पूरी करने की अर्हता तिथि 1 अप्रैल 2024 रखी गई है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव पवन दीवान बुधवार को पत्र जारी किया। राज्य के सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेजे और सचिव ने लिखा कि इस वर्ष अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची और मतदाता में 18 वर्ष की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 है। पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। ऐसे में इस चरण के लिए जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची पर ही नामांकन करेंगे। इसके बाद यानी कि 2 से लेकर 7वें चरण के चुनाव के लिए अंतिम रूप से 4 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसके लिए 25 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। इसे देखते हुए इस चरण से अंतिम चरण तक के चुनाव 4 अप्रैल को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर होंगे। निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की भी संभावना है। इसी के लिए अगर बात करें मतदान की तो मतदान के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च रखी गई है और इस चरण में इसके लिए 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची पर ही नामांकन और मतदान होंगे। इसके बाद यानी कि 2 से लेकर 7वें चरण के चुनाव के लिए अंतिम रूप से 4 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और 25 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है और इसे देखते हुए इस चरण से अंतिम चरण तक के चुनाव 4 अप्रैल को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर होंगे। निर्वाचन आयोग इस निर्णय से मतदाता की संख्या में काफी वृद्धि की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली पार्टी रैली को मेरठ में संबोधित करेंगे। मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोक दल
प्रमुख जयंत चौधरी की मौजूदगी में रैली को संबोधित करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा रालोद सफाया करने के लिए 1 दशक बाद ये पहला अवसर होगा जब मोदी चौधरी मंच साझा करेंगे। मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद फरवरी में रालोद भाजपा नीत राजग में शामिल हो गया था। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जयंत को उनके दादा के लिए भारत रत्न मिला। एक्स पर ट्वीट में मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न भारत के विकास, विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास में उनके योगदान की मान्यता है। सूत्रों ने कहा कि मेरठ को मोदी की रैली के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया है। ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, जाटों और गुर्जरों की एक बड़ी आबादी है और बीजेपी खासकर आरएलडी के साथ गठबंधन करने के लिए बाद दोनों समुदायों के वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। 2019 में मोदी ने अपने चुनाव के अभियान की शुरुआत के लिए मेरठ को चुना था और समझा जाता था कि जयंत ने अपने अभियान की शुरुआत बागपत और बिजनौर सहित कई संसदीय सीटों पर डेरा डालकर की है, जहां से उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। इस सप्ताह की शुरुआत में मेरठ में गोविल के लिए प्रचार करते हुए योगी ने कहा कि गोविल ने भगवान राम के चरित्र में जान फूंक दी है और अब वो मेरठ की पहचान बनेंगे। उन्होंने कहा कि गोविल मेरठ में इतिहास रच देंगे। योगी 5 दिनों में पश्चिम यूपी के 15 जिलों के लिए तूफानी दौरे पर निकले। उनका दौरा 27 मार्च को मथुरा से शुरू हुआ और 31 मार्च को रामपुर के एक चुनावी सभा के साथ समाप्त होगा। यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने मेरठ में कहा कि पीएम अपनी सरकार के पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड देंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से सफर करना महंगा हो जाएगा। टोल की शुल्कों में 5% का इजाफा होने की सूचना है। 1 अप्रैल 2024 से टोल टैक्स का नया रेट प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे को संभालने की जिम्मेदारी भी निजी कंपनी को सौंप दी जाएगी। 1 अप्रैल 2024 से क्यूब हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संभालेगी। टोल वसूली से लेकर रखरखाव और मरम्मत का काम निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा। हालांकि एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी को टेंडर में निर्धारित समयविधि की मरम्मत का कार्य देखना होगा। अभी एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी मरम्मत करने संबंधी अनुबंध का समय बचा हुआ है, इसलिए क्यूब हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उस अवधि के समाप्त होने के बाद ही मरम्मत संबंधी कार्यों का निष्पादन करेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी सिर्फ सुविधाओं पर नजर रखने की होगी। अधिकारियों ने बताया कि अगर एक्सप्रेसवे पर कहीं अतिरिक्त एम्बुलेंस अथवा शौचालय बनाए जाने की जरूरत महसूस होती है तो पहले से टेंडर की शर्तों में शामिल नहीं होगा। वो सभी काम टोल ऑपरेट ट्रांसफर पर लेने वाली कंपनी यानी कि क्यूब हाईवे द्वारा किए जाएंगे। एनएचआई के अधिकारियों का कहना है कि क्यूब हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अगले 20 वर्षों तक एक्सप्रेसवे का काम देखेगी। कंपनी अभी टोल वसूली के साथ ही अतिरिक्त सुविधाओं को बढ़ाने पर काम करेगी। एनएचआई अधिकारियों ने बताया कि अब एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रकों के लिए रिजर्व लेन और अतिरिक्त शौचालय बनाने की योजना बनाई जा रही है, जो अब निजी कंपनी द्वारा किए जाएंगे। निर्माण एजेंसियों की टेंडर में निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद काम टीओटी पर लगाने वाली कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। क्यूब हाईवे ने 7700 करोड़ रुपए में एक्सप्रेसवे के 4 चरणों की बात करी है। टोल टैक्स के दरों की अगर बात करी जाए तो नए वित्तीय वर्ष में 5% की दर से टोल का शुल्क भी बढ़ जाएगा, जिसे हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बढ़ाया जाता है। अभी तक सरायकाल खाने मेरठ तक कार से जाने वाले लोगों को 160 रुपए टोल देना पड़ता था, जो कि 1 अप्रैल से बढ़कर 165 रुपए हो जाएगा। दिल्ली में मेरठ जाते दौरान भोजपुर की तरफ निकलने पर अब 140 रुपए और रसूलपुर पर उतरने पर 110 रुपए टोल देना होगा, जबकि हल्के कमर्शियल बस, ट्रक और एक्सेल के हिसाब से टोल के रेट को बढ़ाया गया है। वहीं छिजारसी टोल प्लाजा पर मासिक किराए में भी 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि NH9 से हापुड़ की तरफ जाने वाले लोगों को अब छिजारसी टोल से 165 की 170 रुपए देने होंगे।
ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे समय समय पर यात्रियों की जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियम लागू करती है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए भी बहुत जरूरी हो जाती है। दरअसल कल महीने की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ 1 अप्रैल से रेल यात्रियों को कुछ नई सुविधाएं पेश की जा सकती हैं। दरअसल नए बदलाव पेमेंट से जुड़े हुए हैं। 1 अप्रैल से ये रेल यात्री ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देते हुए क्यूआर कोड स्कैनिंग की सुविधा पेश कर रही है। अब रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर से टिकट लेने के दौरान क्यूआर कोड स्कैन करने का विकल्प मिलेगा। यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक गूगल पे, फोन पे जैसे यूपीआई ऐप्स के साथ पेमेंट कर सकेंगे। टिकट काउंटर के साथ यात्रियों के लिए पार्किंग और फूड काउंटर्स पर भी क्यूआर कोड की व्यवस्था रहेगी। यात्री क्यूआर कोड स्कैन करने पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि कई स्टेशनों पर यह सुविधा पहले भी मौजूद है। ट्रेन में बिना टिकट में सफर वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए जुर्माने की रकम भी अब तुरंत ऑनलाइन जमा करी जा सकेगी। रेल स्टाफ के पास हेड हेल्ड टर्मिनल मशीन की सुविधा रहेगी। इस डिवाइस में क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन जुर्माना भर सकेगा। इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वो बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक से संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2024 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन बैंक में सरकारी नौकरी के इच्छुक या बैंक एसओ भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक में एक इंडियन बैंक विभिन्न विभागों की चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। बैंक द्वारा आज यानी मंगलवार को 12 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार एनआर, बिजनेस रिलेशनशिप, सिक्योरिटी, एमएसएमई, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया, फॉरेक्स आदि विभागों में कुल 140 ऑफिसर की भर्ती की जानी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकरण विवरणों से लॉगिन करके उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो चुकी। उम्मीदवार निर्धारित आखिरी 1 अप्रैल 2024 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 175 रुपये रखा गया है। उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान आवेदन तिथियों के दौरान करना होगा। आवेदन से पहले उम्मीदवार भर्ती अधिसूचना में पदों के अनुसार निर्धारित योग्यता मानदंडों को ध्यान जरूर रख लें। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।